Hello, aspirants. Good morning and welcome to Daily News Analysis of The Hindu. Today, the date is 16th August, so let's get started. And yesterday, we didn't had the discussion, but I have shared the PDF and summary of yesterday's The Hindu in Telegram group. Okay, so you can access it from there. चलिए आज का शुरू करते हैं. फर्स्ट इज पीएम कॉल फॉर सेक्युलर सिविल कोड, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड. तो हम पहले इसको कवर कर चुके हैं, बस इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आखिर इसकी नीड क्या है और दूसरा इसको इंप्लीमेंट करने में चैलेंजेस क्या है. राइट, गोवा के पास पहले से था यूनिफॉर्म सिविल कोड, उत्तराखंड ने भी पास किया. एंड रिमेंबर, उत्तराखंड ने इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में से ट्राइबल कम्युनिटीज जो कि वहां की हार्डली 2 to 3% पॉपुलेशन है, उन्हें एक्सक्लूड किया हुआ है. राइट, सो रिमेंबर दिस फैक्ट. नाउ व्हाट इज द नीड? कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटेड. रिमेंबर आर्टिकल 44 of that is a directive principle of state policy. वो क्या कहता है हमें? that state should endeavor to secure uniform civil code for all citizens across the country. और ये क्यों दिया गया? क्योंकि मेनली गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए लॉस में. और लॉस किस चीज से रिलेटेड? सभी चीज, चाहे वो मैरिज हो, डिवोर्स हो, एडॉप्शन हो, inheritance or whatever. All right. Second need is for national integration, because अभी क्या है कि हमारे यहाँ पर्सनल लॉज हैं रिलीजन बेस्ड, so we need to eliminate this differentiation among all these personal laws, because कुछ पर्सनल लॉज ऐसे हैं, कुछ रिलीजन ऐसे हैं जो कि सब्जुगेट करते हैं वेमेन को. ठीक है, वेमेन को उतने राइट्स नहीं देते हैं. जैसे पारसी वेमेन में क्या है? पारसी वेमेन में अगर वो नॉन पारसी से शादी कर ले तो उसे इनहेरिटेंस अलाउ नहीं किया जाएगा अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का. हिंदू कम्युनिटी में आपको 1 साल सेपरेट रहना होगा, क्रिश्चियनिटी में 2 साल सेपरेट रहना होगा डिवोर्स अप्लाई करने से पहले. तो ये जो यूनिफॉर्मिटी नहीं है हमारे सभी सिटीजन के बीच में, उसी को ओवरकम करने के लिए हम लोग ये करना चाहते हैं. रिगार्डलेस ऑफ योर रिलीजन और योर कास्ट और कल्चर और वॉट एवर. सेकेंड इज जेंडर इक्वालिटी. जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया डिवोर्स के केस में. ठीक है, जैसे इस्लाम में क्या है, एलिमनी का कंसेप्ट नहीं है. आपसे जो मेहर देते हो आपको सिर्फ उतना मिल जाएगा, दैट्स ऑल. ठीक, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि विमेन का ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है यहाँ. और अगर एक मैरिज खराब होने के बाद दोबारा मैरिज करनी है उसी आदमी से, तो फिर वो हलाला एंड ऑल यू नो वो सब चीजें क्या होती हैं. राइट, तो यहाँ पर विमेन को उनके राइट्स नहीं मिलते हैं, उनके राइट्स एज वेल एज द ऑब्लिगेशन ऑफ मैन कि उसको क्या चीज प्रोवाइड करनी चाहिए. ठीक, जैसे कि अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ में क्या है कि एक बच्चा है, अगर वो उसका बर्थ होता है तो हार्डली आप कुछ 5-6 महीने के लिए उसका मेंटेनेंस देंगे, जबकि अदर रिलीजन के केसेस में आपको पूरे 18 साल तक उसकी जिम्मेदारी निभानी होगी. तो ये जेंडर इक्वालिटी भी इंश्योर करेगा. सेकेंड इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ. अब जुडिशियरी के लिए प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ये पर्सनल लॉज को हम कैसे इंटरप्रेट करें. अभी आपने देखा था, अभी हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कुछ और कह रहा है इसके रिस्पेक्ट में, आप मुस्लिम का जो पर्सनल लॉ है वो कुछ और कह रहा है. फिर कोर्ट ने कहा था कि बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, सो आपको वुमेन को मेंटेनेंस भी देना होगा और बच्चे को भी पूरे 18 साल तक उसका भी मेंटेनेंस देना होगा. ठीक है, तो जुडिशियरी के लिए इजी हो जाएगा अगर हम उनको एक कोडिफिकेशन कर देते हैं प्रॉपर. नेक्स्ट इज जस्टिस एंड फेयरनेस. Justice and fairness in the sense कि same set of laws will be applicable to everyone. हिंदू वुमेन्स को ज्यादा राइट है, मुस्लिम वुमेन को कम है, पारसी वुमेन को कम है, तो वो चीज नहीं. देयर शुड बी अ फेयरनेस, देयर शुड बी सेम सेट ऑफ लॉज एप्लीकेबल टू एवरीवन. हम लोग सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट में रिवाइज कर रहे हैं, बाकी सब टॉपिक हम मेंस 450+ में कर चुके हैं ऑलरेडी. जस्ट अ सेकेंड. Okay, now what are the challenges? First is cultural and religious diversity. बात जब हम लोग ट्राइबल कम्युनिटीज की करते हैं तो उसमें क्या है, 5th and 6th शेड्यूल, इसने क्या किया है कि उनके जो कस्टम्स हैं, जो एज ओल्ड कस्टम्स हैं, उनके जो ट्रेडिशंस हैं, उनके जो कल्चर हैं, उस डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए हमने उन्हें 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल दिया हुआ है, क्योंकि उनका जो भी कल्चर ट्रेडिशन है इट इज डीपली रूटेड इन देयर हिस्ट्री. राइट, सो उसी तरीके से दूसरे रिलीजन की जब हम बात करें तो हम ये प्रोवाइड करते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रोवाइड करता है दैट आपके जो रिलीजियस फ्रीडम है या कल्चरल आइडेंटिटी उस पर हम इन्फ्रिंज नहीं करेंगे. तो पहला चैलेंज ये होगा कि इट विल बी कंसिडर्ड एज एन इन्फ्रिंजमेंट.
on their religious as well as cultural rights, right? Then opposition from religious group, yes, जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी तो इस तरह का ऑपोजिशन जरूर हमें देखने को मिलेगा, ओके, स्पेशली इस्लामिक कम्युनिटी, क्योंकि उनका ये मानना है, अब वो तो जब इसका प्रॉपर एक ड्राफ्ट तैयार होगा तब एग्जैक्ट पिक्चर क्लियर होगी, बट अभी तक उनको जो लगता है कि हम हमारे ऊपर मेजॉरिटी रिलीजन की यानी हिंदुइज्म की जो प्रैक्टिसेस हैं वो इम्पोज की जाएंगी इन द नेम ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। व्हाट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू, इट इज ट्राइंग टू इम्पोज द मेजॉरिटेरियन कल्चर ओवर द माइनॉरिटीज। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल सेंसिटिविटी, या काफी काफी अनरेस्ट होने के चांसेस इस वजह से, कम्युनल टेंशन एंड पोलराइजेशन, ठीक है, इसके चांसेस हैं। तो ये एक और चैलेंज होगा जिसे हैंडल करना होगा, लेकिन जिस तरह की हमने ट्रिपल तलाक के केस में देखा, ऐसा नहीं है कि उसको हैंडल नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। फिर ट्रिपल तलाक भी किया गया, तब भी इसी तरह की बातें की गई थी। नेक्स्ट इज देयर इज लैक ऑफ कंसेंसस। अब चाहे ये रिलीजियस लीडर्स हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, रिलीजियस लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, सिविल सोसाइटी, इन सब के बीच में ऐसा कोई कंसेंसस नहीं है कि ये इंप्लीमेंट करने की हमें जरूरत है या नहीं, ठीक है। जनरली क्या किया जाता है, जब आप वे फॉरवर्ड भी कभी लिखोगे तो मेक श्योर कि आप इस पॉइंट को इंक्लूड करें, जैसे हमने अभी क्या किया था मैंडेटरी कि 21 ईयर्स फीमेल की मैरिज एज कंपलसरी की जाएगी सबके लिए, ठीक है। तो ये इक्वली लागू कीजिए आप, हर रिलीजन को उसके पर्सनल लॉ के विद इन भी तो रिफॉर्म किया जा सकता है, रिफॉर्म विद इन दी पर्सनल लॉज, राइट। छोटी छोटी टिंकरिंग करके हम एक यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश कर सकते हैं कि आपके में भी मैरिज एज 21 ईयर्स होगी, आपकी भी मैरिज एज इतनी होगी। डिवोर्स लेना है तो आपको भी 2 साल वेट करना होगा, आपको भी 2 साल वेट करना होगा। इनहेरिटेंस की बात है तो आप यहां भी, आपके रिलीजन में भी लड़की को इनहेरिटेंस का राइट मिलेगा और आपके रिलीजन में मिलेगा, राइट। सो सबसे बेस्ट वे, अगर ये सारी चैलेंजेस को ओवरकम करके हम कुछ कर सकते हैं तो वो होगा कि हम विद इन द पर्सनल लॉ पहले रिफॉर्म करें, छोटी छोटी टिंकरिंग करके यूनिफॉर्मिटी बनाने की कोशिश करें, उसके बाद फिर एक नेशनल लेवल पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ा जा सकता है, राइट। बाकी की ये कॉम्प्लेक्स लीगल इंटीग्रेशन, क्योंकि लीगली सब कुछ यूनिफॉर्म करना उतना आसान नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स है चीजें, ठीक है, क्योंकि हमें ये भी इंश्योर करना है कि हम किसी माइनॉरिटी यानी कि किसी मार्जिनलाइज सेक्शन के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ना कर जाए कहीं, ठीक है, जैसे ट्राइबल कम्युनिटीज। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, तो जुडिशरी ने ये तो हमेशा कहा है टाइम टू टाइम कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, बट एग्जैक्टली उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे उस पे जुडिशरी ने अपना कोई स्टैंड क्लियर नहीं किया है, राइट। तो ये यहाँ पे हमने शॉर्ट में बातें की इसकी। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म ड्रिवन बाय ड्रोन मैपिंग टू रिवाइव सोलर पावर स्कीम। ड्रोन मैपिंग, तो यहाँ पे बात हो रही है पीएम कुसुम स्कीम की। पीएम कुसुम स्कीम क्या थी वो आपको पता है, सोलराइजेशन करेंगे एग्रीकल्चर पंप से, यानी कि सीधे सीधे हमें डीजलाइजेशन करना है एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि बहुत ज्यादा डीजल कंजम्पशन होता है वहां पर पंप्स वगैरह को ऑपरेट करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी अगर वो ग्रिड से भी ले रहे हैं तो भी अल्टीमेटली तो वो इलेक्ट्रिसिटी उधर फॉसिल फ्यूल से ही बन के आ रही है, राइट। तो हमने कोशिश क्या की थी कि ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर में यूज होने वाली इलेक्ट्रिसिटी को हम सोलार के थ्रू यूज करें। अब इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या आई है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है लैंड की। अब इसमें आप उस पॉइंट को याद कीजिए, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड, जो मैंने आपके साथ अगस्त के वीक 1 के प्रीलिम्स एक्स्ट्रा में यूज किया था, क्योंकि लैंड डिजिटाइजेशन इतना प्रॉपर नहीं है, ठीक है, उसको एक्वायर करना तो बात की बात है, बट प्रॉपर लैंड का डेटा भी नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट्स के पास कई बार होता भी है, कई बार नहीं भी होता है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड इशू ये है कि राजस्थान गुजरात जैसे एरियाज में तो लैंड इजिली मिल जा रहा है, लेकिन बाकी जो दूसरे स्टेट्स हैं उनमें हम एग्रीकल्चर लैंड छोटे छोटे पार्सल में मिल रहा है, ठीक है, तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट वहां कर नहीं पा रहे हैं। पहले इसके 3 फीचर देख लीजिए, पीएम कुसुम के 3 कंपोनेंट थे। फर्स्ट इज सेटिंग अप 100 गीगावाट ऑफ सोलर पावर प्लांट्स इन फार्मर ओन लैंड। तो पहली बात तो फार्मर अपना लैंड इतनी इजीली देता नहीं है, और अगर दे भी रहा है तो वो छोटे छोटे पार्सल में। सेकेंड कंपोनेंट था इंस्टॉलिंग 14 लाख सोलर पंप्स, और इसका मैंने आपको एक माइनस पॉइंट ही बताया था कि आपने सोलर पंप इंस्टॉल करने की बात की, यहाँ पे वो यूनिफॉर्म हॉर्स पावर के दे दिए आपने। पंजाब में वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है, एमपी में थोड़ा कम लेवल पे गया है, हो सकता है कि वहां पे 7.5 10 हॉर्स पावर काम कर जाए, पंजाब में ना करे, किसी और स्टेट में चले जाइए जहां वाटर लेवल डिप्लीशन और ज्यादा हुआ है, वहां काम ना करे, राइट। तो ये गलती हुई इसमें।
सोलराइजिंग 65 लाख ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप, और जो 35 लाख एग्रीकल्चर पंप ग्रिड से कनेक्टेड है यानी इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट कर रहे हैं, उनको सोलराइज करेंगे। ठीक है, तो तीन कंपोनेंट हो गए। 100 गीगावाट के सोलर पावर प्लांट्स लगाएंगे, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा लैंड एक्वायर करना होगा, राइट। सेकेंड, जो सोलर पंप्स ऑलरेडी वहां यूज हो रहे हैं ग्रिड से कनेक्टेड, उनको सोलराइज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे यानी कि। और तीसरा, हम इंस्टॉल करेंगे 14 लाख सोलर पंप्स, राइट। अब इसकी प्रॉब्लम्स देख लेते हैं पहले, फिर हम लोग इस स्कीम को पूरा डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे डिले क्या चल रहा है? विद डिले प्लेगिंग दी 34,000 करोड़ पीएम कुसुम प्रोग्राम लॉन्च्ड टू बूस्ट सोलर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर, स्टेट्स हैव बिगन एक्सपेरिमेंटिंग विद ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस टू इंप्रूव एडॉप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेट्स क्या ऑल्टरनेटिव अप्रोच ले रहे हैं हम वो देख लेते हैं। फिलहाल के लिए डेटा की बात करें तो ओनली 256 मेगावाट ऑफ पावर प्लांट्स एंड 3.97 लाख ऑफ सोलर पंप्स एंड 13,500 ऑफ सोलराइज पंप। ठीक है, तो टारगेट हमने कितने बड़े रखे थे? हमने टारगेट रखा था 100 गीगावाट, और हम अचीव कितना कर पाए? हार्डली 2.5 गीगावाट, दैट इज 256 मेगावाट। ठीक, हमने सोलर पंप कितने डिस्ट्रीब्यूट करने थे? 14 लाख, हम कितने कर पाए? अराउंड 4 लाख। एट द सेम टाइम हमें कितने कन्वर्ट करने थे? 35 लाख को, हम कितने कन्वर्ट कर पाए? सिर्फ 13,500 को। ठीक है, तो पहली बात तो कि हम अपने टारगेट से काफी ज्यादा पीछे रह गए। इसी वजह से दिस लो अपटेक हैज फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू पुश द स्कीम डेडलाइन टू 2026। ठीक है, तो अब ये स्कीम कब तक वैलिड रहेगी? 2026 तक। चैलेंजेस क्या है? सबसे पहला, आपको इतना सारा अचीव करना है 100 गीगावाट, तो आपको लैंड चाहिए। तो देयर इज अनअवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल लैंड। गुजरात में मिल जाता है, राजस्थान में मिल जाता है, डेजर्ट है, अनकल्टिवेबल लैंड है, बट दूसरे स्टेट्स में प्रॉब्लम है। देयर इज अ चैलेंज टू फाइंड enough parcel of land that can be pooled together and made available to power projects developer। वैसे हमारे यहाँ काफी फ्रेगमेंटेशन है एग्रीकल्चर लैंड का। अब यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं स्टेट, दैट दे आर गोइंग टू यूज ड्रोन टेक्नोलॉजी टू मैप द लैंड पार्सल, ताकि पता लगाया जा सके कि कहां पर कितने पार्सल ऑफ लैंड अवेलेबल है, क्या वो फिजिबल है बड़े पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए। The digital platform allows the tracking of the scheme's progress in real time, allowing for prompt corrective action and oversight crucial for the successful deployment. Delays and mismanagement can have a significant repercussions। ठीक है, हमने देखा कितना पीछे चल रहे हैं अपने टारगेट से। Farmers willing to set up solar modules on their farmlands are paid rent by the power project developers। अगर कोई फार्मर अलाउ करता है कि मेरे खेत में आप लगा सकते हैं पैनल, तो पावर कंपनीज जो है, पावर प्रोजेक्ट डेवलपर, वो उसको रेंट पे करते हैं। ठीक है, वी नीड टू इंश्योर उनको फेयर कंपनसेशन मिले, अगर लीज पे दिया तो उसके रेट मिले लिंक टू प्रिवेलिंग मार्केट रेट्स, अगर वो अपना लैंड लीज पर देता है। अब ये देखिए कि अभी तक कितनी इंस्टॉल हुई है? 256 मेगावाट इंस्टॉल्ड नेशनली, राइट। आउट ऑफ दिस 200 मेगावाट सोलर कैपेसिटी तो सिर्फ राजस्थान से आई है, राइट। तो एक तो हम टारगेट से बहुत पीछे भी चल रहे हैं, उसमें से भी 200 तो एक अकेले स्टेट से आ रही है, राइट। तो दिस वाज द प्रॉब्लम इन पीएम कुसुम स्कीम। मैंने यहाँ पे आपको नोट्स दे दिए, क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ पीएम कुसुम स्कीम। ये सब आपको याद करना है। एम क्या था इसका, नोडल मिनिस्ट्री क्या है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, नोडल मिनिस्ट्री भले ही मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, लेकिन जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी अगर आपसे पूछी जाएगी तो वो स्टेट गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट होंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तीन कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए, बी एंड सी, ऊपर भी देख लिया हमने। ये देख लेते हैं कि आखिर इसमें चैलेंजेस क्या आ रहे हैं। सबसे पहला तो हाई इनिशियल कॉस्ट। इवन विद सब्सिडीज द अपफ्रंट कॉस्ट ऑफ सोलर पंप्स कैन बी प्रोहिबिटिव फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, क्योंकि हम लोग इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ना, और हम लोग डिस्ट्रीब्यूट भी करना चाह रहे हैं काफी सारे सोलर पंप्स, लेकिन उसकी जो अपफ्रंट कॉस्ट है वो काफी ज्यादा है। लैंड अवेलेबिलिटी, setting up solar plants, land availability is a challenge, especially with fragmented land holdings. Financing issue, farmer face the credit access due to lack of awareness, bureaucratic hurdles and stringent loan condition which hamper the implementation of this scheme. ग्रिड कनेक्टिविटी, स्पेशली रिमोट एरियाज, ठीक है, बहुत ही बैकवर्ड गांव में चले जाओ तो वहां कौन सी ग्रिड कनेक्टिविटी मिल रही है आपको? ठीक है, कि अगर मैंने प्रोड्यूस कर भी ली सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी और मैंने अपने कंजम्पशन के लिए यूज कर ली, अब मेरे पास सरप्लस अगर बच गया तो मैं सेल करूं अगर किसी पावर प्रोजेक्ट कंपनी को, तो कैसे करूं? मेरे यहाँ तो ग्रिड आती ही नहीं है। In remote areas, the lack of proper grid infrastructure make it challenging to sell the surplus power back to the grid, reducing the incentive for farmers to install solar pumps.
ठीक है, मेंटेनेंस वगैरह का इशू रहता है इसमें। एंश्योरिंग द मेंटेनेंस ऑफ सोलर पंप्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ आफ्टर सेल सर्विस इन रूरल एरिया इज चैलेंजिंग। खराब होती रहती हैं ये चीजें, ठीक है, खराबी आती रहेगी, लेकिन हो सकता है कि वहां पर उस टाइप के मैकेनिक ही नहीं है, वो ट्रेंड ही नहीं है इस तरह के सोलर पंप्स को ठीक करने में, लीडिंग टू कंसर्न्स अबाउट द लॉन्ग टर्म वायबिलिटी ऑफ द सिस्टम। Awareness and training. Many farmers are not fully aware of the benefits of scheme and there is lack of technical knowledge to operate and maintain solar pumps. वाटर यूज ओवर यूज कंसर्न। अब ओवर यूज कंसर्न इसलिए कि आपको ये लगेगा कि यहाँ पर तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल से बन रही है, मुझे क्या दिक्कत, तो उससे आप और ज्यादा वाटर एक्सप्लॉइट करने लगोगे। द रिस्क दैट अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री और लो कॉस्ट सोलर पावर माइट लीड टू एक्सेसिव अंडरग्राउंड एक्सट्रैक्शन, एक्सेसिबिटिंग वाटर सिक्योरिटी इश्यूज इन सर्टेन रीजन। बट ये वैसे भी ट्रू है कि पंजाब में जैसे आप देख लीजिए पावर इलेक्ट्रिसिटी फ्री है फार्मिंग में, तो वो तो वैसे भी ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। Policy and regulatory hurdles. There are inconsistent policies and regulations at the state level that create barriers for uniform implementation. Okay, and integration with existing infrastructure. Integrating solar power system with existing irrigation infrastructure and aligning with traditional farming practices is a complex and time consuming. राइट, तो यहाँ पर ज्यादा पॉइंट्स देने का मतलब ये है कि आप बस कोई भी 4-5 पॉइंट्स अच्छे से याद रख लीजिए कि आप अपना आंसर 150-250 वर्ड में बना सको। ठीक है, इसके फीचर्स पूछे जा सकते हैं, इसके चैलेंजेस पूछे जा सकते हैं, बस दो ही चीज पूछी जाएंगी इस स्कीम में से। एमएसपी डिमांड, हम लोग ऑलरेडी मेंस 450 प्लस में एमएसपी पे पूरा सेशन कर चुके हैं, अगर आप देखना चाहें तो वहां से देख सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे उड़ीसा गवर्नमेंट आई वुड से एक ठीक इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट प्राइवेट स्टाफ, ठीक है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों स्टाफ को उड़ीसा ने एक दिन की मेंस्ट्रुअल लीव अलाउ कर दी है। अब इसमें हमें यह जानना होगा कि इसके प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है। ठीक है, तो इस टॉपिक को भी यहीं पे कवर कर लेते हैं। हियर फर्स्ट, फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं? इट विल फुलफिल द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट अंडर आर्टिकल 15(3) एंड आर्टिकल 46 ऑफ प्रोवाइडिंग a special provision for ensuring equality and dignity of women. Right? It will ensure that women gets the equality as well as dignity. Second is it will break the gender stereotype about menstruation being dirty or impure. जैसा कि विलेज एरियाज में देखा जाता है, किचन में नहीं जाना है, भगवान जी वाले रूम में नहीं जाना है, इस टाइप की चीजें, तो वो स्टीरियोटाइप ब्रेक करने में भी इससे मदद मिलेगी। Reducing female dropouts caused by lack of clean toilets, running water and sanitary pads. ये जनरली हमें गवर्नमेंट स्कूल्स रिमोट एरियाज में ज्यादा देखने को मिलता है कि वहां पर क्लीन टॉयलेट्स नहीं है, वाटर नहीं है, सैनिटरी पैड्स नहीं है, इस वजह से कई बार लड़कियां 8th क्लास 7th क्लास के बाद ड्रॉप आउट कर जाती हैं। ठीक है, तो उस चीज को भी ओवरकम करने में मदद मिलेगी कि आप स्कूल की लड़कियों को, जैसे क्लास 8 से स्कूल की लड़कियों को आप 3 दिन या 5 दिन का हॉलीडेज दे रहे हैं। Menstrual leaves lead to increased women employee work productivity post menstruation. वो स्ट्रेस, वो मूड स्विंग्स और वो ट्रॉमा और उस सब से ओवरकम करके जब 1-2 दिन के ब्रेक के बाद आएंगे, दे फील बेटर, दे फील मोर एनर्जेटिक, ठीक है, मेंटली और ज्यादा बेटर फील करती हैं, तो उनकी वर्क प्रोडक्टिविटी में हमें एक इंप्रूवमेंट दिखने को मिल सकता है। एलिवेशन ऑफ मेंटल स्ट्रेस एसोसिएटेड विद मैनेजिंग वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्हाइल डीलिंग विद पेनफुल फिजिकल सिम्टम्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। राइट, तो ये कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं फेवर में। अगेंस्ट में देख लेते हैं। Non-availment of leaves. Only 0.9% of women in the workforce avail menstrual leave in Japan. जापान में तो दी जाती है, ठीक है, उसके बाद भी हार्डली 0.9% women इसको अवेल करती है। इसका रीजन ये है कि दे डोंट वांट इन देयर ऑफिस पीपल टू नो अबाउट दैट दे आर गोइंग अंडरगोइंग दिस मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक, तो वो उनको और ज्यादा टैबू टाइप फील कराता है। राइट, सो ये दिखाता है जापान में होने के बाद भी हार्डली 0.9% women इसको अवेल कर रही हैं। Give me a minute, please. All right, sorry. Reinforcement of stereotype of women as being weaker. हमारे यहाँ ऑलरेडी मैटरनल लीव है, ठीक है, लेकिन पैटर्नल लीव जैसा कुछ नहीं है। कोई लड़का का फादर बनता है तो उसको ऐसी कोई लीव नहीं दी जाती। ठीक, उसी तरीके से अगर यहाँ पर एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है तो फिर ये और स्टीरियोटाइप माइंडसेट रखेगा कि विमेन आर वीक। It will disincentivize women employment and career growth opportunities and employers may start seeing them as liabilities. अब ये इसके अगेंस्ट सबसे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है that if I am hiring, suppose कि I am hiring 20 people to work in my office, right? Out of them 10 are women. But what is happening कि इसमें women के केस में मुझे 2 से 3 दिन every month मुझे इनको पेड लीव देनी होगी।
राइट, ये मैंडेटरी हो जाएगा लॉ पास हो जाए तो। बट द थिंग इज कि इसमें एम्प्लॉयर की पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट आई विल थिंक कि यहाँ पे एक तो मैं पे भी कर रहा हूँ, ठीक है, दूसरा वर्क भी अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि विमेन आ नहीं रही है। आजकल वर्क फ्रॉम होम चला वो ठीक है, बट सारे काम भी वर्क फ्रॉम नहीं होम नहीं हो पाते हैं, कई बार कईयों के पास वो उतनी सेटअप भी नहीं होते हैं अपना वर्क करने का। ओके, सो ये एक तो एम्प्लॉयर का वर्क भी अफेक्ट कर रहा है और दूसरा उसके पास से पैसे भी जा रहे हैं। तो ऐसे में वो क्या करेगा कि ओके, आई विल नॉट हायर विमेन, आई विल हायर ओनली मैन। तो हो सकता है कि इससे विमेन के लिए जॉब हासिल करना और ज्यादा मुश्किल हो जाए। Now, critics hold the belief that menstruation is not a handicap that warrants special leave. एटलीस्ट कुछ लोगों का तो ये मानना है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, 13-14 से चीजें शुरू होती हैं, बॉडी उसकी आदी हो जाती है, तो ऐसे कोई अलग से लीव की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ये सिर्फ क्रिटिक्स का आर्ग्यूमेंट है, नथिंग पर्सनल। एडिशन ऑफ मैंडेटरी पेड लीव फॉर पीरियड्स में फर्दर वाइडन द ऑलरेडी वाइडनिंग जेंडर गैप विच इज रिफ्लेक्टेड इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप रिपोर्टिंग। तो ये वाइडन करेगा, क्योंकि एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप भी सोचोगे तो आपको भी लगेगा कि वाई आई शुड हायर देम, अगर मुझे हर मंथ में पेड लीव देनी है वो भी इतनी, राइट। अब ये इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले दी गई है स्पेन में, ठीक है। उसके अलावा जापान एंड अदर कंट्रीज भी हैं जिन्होंने इस तरह की चीजें दी हैं। अगर हम बिहार सरकार की बात करें तो बिहार सरकार ये प्रोविजन लेके आई थी 1992 में, जहां उन्होंने कहा था कि हम 3 डेज की पेड लीव देंगे विमेन को। इसके अलावा सिर्फ पार्लियामेंट में भी ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट में ये सब चीजें नहीं की गई है, पार्लियामेंट में चीज 2018 में ट्राई की गई थी, एक प्राइवेट मेंबर बिल आया था लेकिन पास नहीं हो पाया। एंड सिंस 2018 कई बार इस तरह के प्राइवेट मेंबर बिल आ चुके हैं और सबसे लेटेस्ट अभी 22 में आया है जो कि पेंडिंग पड़ा हुआ था, फिर वो लैप्स कर गया लोकसभा के इलेक्शन के टाइम, ठीक है। अगर प्राइवेट सेक्टर की भी बात करें हम तो सबसे पहले ये चीज लेके आया था जोमैटो। जोमैटो ने अपने एम्प्लॉयज को 2 दिन की पेड लीव देना शुरू किया था। इसके बाद स्विगी, स्विगी के बाद बाइजू, इन सब ने पेड लीव दी है। तो चाहे स्टेट लेवल पे देख लीजिए, सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट में ट्राई किया गया है, और प्राइवेट कंपनीज की तरफ से देख लीजिए, कोशिशें की गई हैं देने की। बट क्या ये सॉल्यूशन है? ये तो वुमेन को हो सकता है कि जॉब सेक्टर में एंट्री के अगेंस्ट एक और बैरियर क्रिएट कर दे। तो यहाँ पे सबसे पहला इशू क्या है कि अगर आप वे फॉरवर्ड लिखना है कि हमें क्या करना चाहिए, तो फर्स्ट थिंग इज कि वी शुड एंश्योर कि जो बेसिक नेसेसिटी है, जैसे सैनिटेशन यानी कि क्लीन टॉयलेट्स हों, ठीक है, चाहे वो रोड स्ट्रीट में लगाइए, चाहे वो मेट्रो में लगाइए, या मॉल्स में लगाइए, या फिर जो ऑफिस कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें बनाइए, ठीक है, क्लीन टॉयलेट्स विद सैनिटरी पैड्स एंड मेडिसिन एंड वॉट एवर, ठीक है। अगर ये सब हम इंश्योर कर सकें तो पहले इसको इंश्योर करना चाहिए रादर देन इनेक्टिंग ए लॉ। इसके बाद एम्प्लॉयर्स की ड्यूटी कई बार आ जाती है कि एटलीस्ट आप अगर विमेन डिमांड करे पर्सनली तो उस टाइम पे आप उसको वर्क फ्रॉम होम अलाउ कर सकते हैं। अगर आप पेड लीव नहीं दे रहे हैं तो एटलीस्ट यू कैन अलाउ वर्क फ्रॉम होम। नेक्स्ट, नीड फॉर पीरियड एजुकेशन। अब जब एक मूवी आई थी पैडमैन, तब उसमें यही एम्फेसाइज किया गया था। काफी सारे एक्टर्स ने, मेल एक्टर्स ने भी सैनिटरी पैड हाथ में लेके वीडियो बनाए थे, फोटोज खिंचाए थे। तो वो बस इसलिए था कि इसके अगेंस्ट एक जागरूकता फैलाई जाए, क्योंकि अगर इस टाइम पर क्लीनलीनेस मेंटेन ना की जाए तो फिर काफी सारे इन्फेक्शन और बीमारियां होने का डर होता है। इसके अलावा एक्सटेंसिव कंसल्टेशन, तो वो सब वो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, विमेन ग्रुप्स एंड ऑल योर एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड ऑल, वो सब करके हम फिर डिसाइड करें कि हमें क्या करना है। ओके, तो ये एक अपने आप में एक टॉपिक था। आई डोंट थिंक कि मेंस में आ सकता है, बट मे बी कभी आ भी जाए तो एटलीस्ट आपको पास सफिशिएंट पॉइंट्स होने चाहिए। ग्रांट ऑफ फर्स्ट सिटीजनशिप अंडर सीएए इन असम ट्रिगर्स द प्रोटेस्ट। तो ये एनआरसी और सीएए हमने डिटेल में कवर किया हुआ है ऑलरेडी। असम का क्या इशू है? असम का मेन इशू है, असम का मेन इशू है उनका असम अकॉर्ड। क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ कोई रिलीजन का मैटर नहीं है। उनका कहना ये है कि ऑलरेडी हमारे यहाँ लाखों इलीगल माइग्रेंट्स आए हुए हैं बांग्लादेश से, ठीक है। इसके अलावा आप पाकिस्तान से भी आ रहे हैं, अफगानिस्तान से भी आ रहे हैं, आप हमारे असम को एक डंप यार्ड बना रहे हो। और ये इस एक्ट में हमने किया क्या था कि सारे नॉन मुस्लिम्स, अब बांग्लादेश से भी हिंदूस आए काफी सारे, इवन काफी सारे बुद्धिस्ट भी आए, क्रिश्चियंस भी आए, वो सब असम की तरफ एंटर किए। अब आप उनको इलीगल माइग्रेंट से एकदम लीगल बना रहे हो। तो इनका ये कहना है कि ये जितने भी आ रहे हैं, दीज आर एक्चुअली नॉन आसमीज पीपल। तो ये हमारी कल्चरल जो आइडेंटिटी है उसको ओवर रूल कर देंगे, हमारी कल्चरल आइडेंटिटी के लिए थ्रेट है। वो इसको रिलीजन के एंगल से नहीं देखते हैं, वो इसे देख रहे हैं अपनी सेपरेट असम कल्चरल आइडेंटिटी से, राइट।
अब असम अकॉर्ड जो हुआ था उसने ये कहा था कि मार्च 1971 इसके बाद जो लोग आए हुए हैं उनको हम नागरिकता नहीं देंगे। लेकिन अब सरकार जब ये लेकर आई है तो असम की चिंता ये है कि 71 के बाद और मार्च के बाद ही मेन इन्फ्लक्स शुरू हुआ था बांग्लादेश से लोगों का आना, जब वहां पाकिस्तान की आर्मी ने मिलिट्री क्रैकडाउन किया था। तो मार्च से लेके दिसंबर तक बहुत सारे लोग आए और वो सब असम में ही बस गए। अब उनको आप लीगल जब दे रहे हो तो फिर आप कह सकते हो कि असम में असम के ही लोग माइनॉरिटी बन के रह जाएंगे। At least 400 people, mostly from Afghanistan, Pakistan, were granted the Indian citizenship under Citizenship Amendment Act 2019. It is against the spirit of Assam Accord of 1985 to legitimize the foreigners who entered the country illegally as Indians. There is concern that indigenous people already burdened with those who came in droves between 1947 and March 1971. अब हमने क्या कर दिया है कि हमने कट ऑफ डेट क्या रख दी है, मई 2014, कि इसके पहले अगर आप आए हो तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, तो ये असम के लिए एक बड़ा कंसर्न है। और बाकी के पॉइंट्स भी मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किए हैं, जैसे कि एक और मेजर कंसर्न ये था कि श्रीलंका से आए हुए तमिल्स को क्यों नहीं शामिल किया आपने इसमें। आपने नॉन मुस्लिम कम्युनिटी शामिल की, लेकिन सिर्फ 3 कंट्रीज है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। श्रीलंका से भी तो काफी सारे हिंदू तमिल आए थे ना, वो भी आज रेफ्यूजी बन के रह रहे हैं। तो इन्हें क्यों नहीं इसमें शामिल किया गया? दिस इज वन मोर कंसर्न। ये बाकी इस टॉपिक को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। डैम बर्स्ट इफेक्ट वायनाड वाला, तो इसको हमने कवर कर लिया था कुछ दिन पहले डैम सेफ्टी एक्ट के थ्रू। ठीक है, हमने डिटेल में कर लिया था इस एक्ट को, वो आने के चांसेस काफी ज्यादा है। जम्मू रीजन में हमने सारे फैक्टर्स देख लिए थे कि क्यों ये राइस बढ़ रहा है टेररिज्म केसेस का। आवर कंट्री इज बिकमिंग सेल्फ रिलायंट इन डिफेंस, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला है। अब इसकी कंटेक्स्ट में हमने 2 एस्पेक्ट्स कवर किए थे। पहला कि हमने कहां कहां पर को प्रोडक्शन एंड को डेवलपमेंट की चीजें कर रहे हैं, किस किस कंट्री के साथ। तो ये मैंने आपके साथ कुछ दिन पहले न्यूज एनालिसिस में डिस्कस कर दिया था, आप थंबनेल में देख सकते हैं लेक्चर को। सेकंड चीज जो रह गई थी उस दिन, वो ये थी कि हम लोग इसमें आत्मनिर्भर बनने के लिए हमने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। राइट, तो ये सेकंड एस्पेक्ट जो था इसका, उसको आज कवर कर लेते हैं। बाकी यहाँ पर इन्होंने क्या रिमाइंड किया, पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट। ठीक है, अभी आएगा, ये भी हम लोग कर रहे हैं। पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट में हमने 5600 आइटम्स इंक्लूड करे थे, क्योंकि उसमें हमने ये कहा था इट विल बी प्रोक्योर्ड ओनली फ्रॉम द इंडियन इंडस्ट्री आफ्टर डेजिग्नेटेड टाइमलीनेस। ओके, ये जो आइटम्स हैं 5600 आइटम्स की जो लिस्ट बनाई जाएगी, ये आइटम्स इंपोर्ट नहीं किए जा सकते। ठीक है, ये आइटम्स हमें अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर से ही खरीदने हैं, ताकि उनको एक बना बनाया मार्केट मिल सके, ताकि उनको इंसेंटिव रहे कि हाँ हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, सरकार हमसे डेफिनेटली लेगी। ठीक, तो ये सारे स्टेप्स हैं। फर्स्ट चीज, मेक इन इंडिया 2014 में हम लोग लेकर आए। राइट, यहां पे हमने क्या कहा कि नॉट जस्ट डोमेस्टिक बट एज वेल एज फॉरेन कंपनीज को भी हम लोग एनकरेज करेंगे कि आप लोग इंडिया में ही आकर मैन्युफैक्चरिंग कीजिए। राइट, क्योंकि ये फॉरेन कंपनी अगर सपोज कीजिए कि बाहर फ्रांस से बना रही है, तो और अगर हमने उस पर्टिकुलर आइटम को अपनी पॉजिटिव लिस्ट में डाल दिया तो वो सेल कर ही नहीं सकते हमें। लेकिन अगर आपने वही चीज उस फॉरेन कंपनी ने इंडिया में आके बनाई होती तो वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो गया, तो फिर वो पॉजिटिव लिस्ट में क्वालिफाई कर जाएगा। राइट, तो इस फॉरेन कंपनी को फायदा होगा कि उसको इंडिया के मार्केट में अगर अपने इक्विपमेंट सेल करने, तो यहाँ आइए इंडिया में मैन्युफैक्चर कीजिए, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे ऑलरेडी पॉजिटिव लिस्ट के लिए, आराम से सेल करते रहिएगा। Right. So this is first initiative. Second was defense procurement procedure. Okay. तो यहाँ पे हमने 5-6 चीजें रखी थी, मेक इंडिया, बाय इंडियन वगैरह वगैरह। ठीक, लेकिन विद इन दैट हमने सबसे ज्यादा एम्फेसिस किया 2 चीजों पर, बाय इंडियन एंड मेक इंडियन। ठीक है, इसके अलावा 2020 में हमने जब इस लिस्ट को थोड़ा सा अपडेट किया, तो हमने यहाँ पे एक और नई चीज ऐड कर दी, दैट इज लीस्ट प्रोक्योरमेंट। यानी कि सपोज कीजिए कि हमें अभी कुछ एक्स्ट्रा सबमरीन की जरूरत है, या सपोज कीजिए कल को हमारी वॉर शुरू हो जाए किसी कंट्री के साथ, हमें और सबमरीन चाहिए, हमें पास अभी पैसे नहीं, हम खरीद नहीं सकते, बनाने का टाइम नहीं है, तो हम लीज पे ले लेंगे। हम प्रोक्योर तो कर रहे हैं लेकिन लीज पे कर रहे हैं कि हमें 1 साल 2 साल 3 साल के लिए आपकी ये सबमरीन या आपका ये एयरक्राफ्ट कैरियर हमें चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज डिफेंस प्रोडक्शन
एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020। अब यहाँ पे जैसा कि स्कीम के नाम से क्लियर है, दो चीज पे फोकस किया गया है, डिफेंस के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने पर और दूसरा इसके एक्सपोर्ट को भी प्रमोशन करने पर। तो हमने यहाँ पर कहा था कि हमें प्रोडक्शन में टर्नओवर अचीव करना है ऑफ अबाउट $25 बिलियन बाय 2025। ठीक है, एट द सेम टाइम हमें एक्सपोर्ट भी अचीव करना है $5 बिलियन का। ठीक है, एक्सपोर्ट में हम लोग मेजरली क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? ब्रह्मोस मिसाइल, राइट, हम लोग तेजस एक्सपोर्ट करने की डील में है। ओके, ये सब चीजों से हमने अपना सिर्फ एक्सपोर्ट अचीव कर, बाकी वो जो छुटपुट गन्स होती हैं, राइफल्स होती हैं, एंड वो सब अपनी जगह है, ये वो तो हम लोग लेते देते रहते हैं, लाइक भूटान को भी देते हैं, नेपाल को भी देते हैं, मालदीव को भी देते हैं, ऑल दोस थिंग्स। ठीक, बाकी बिग बैंग प्रोजेक्ट्स ये दो हैं जिसको हम एक्सपोर्ट में प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, ये आप जानते हैं सबसे ज्यादा डिफेंस प्रोडक्शन यही करता है हमारे लिए, बट हमने इसको क्या किया कि सारे हौच पौच 9 चीजें, इसलिए हमने इसको रीऑर्गेनाइज कर दिया इनटू 7 डिफरेंट एंटिटीज, ताकि सब कुछ सभी एंटिटीज एक एक स्पेसिफिक काम पर ध्यान दे सकें और इससे इंप्रूवमेंट देखने को मिले हमको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की एफिशिएंसी में, उसकी कॉम्पिटिटिवनेस में एंड अकाउंटेबिलिटी में, राइट। तो हमेशा कॉर्पोरेटाइजेशन किया। एफडीआई लिमिट, काफी टाइम तक डिफेंस सेक्टर को हमने ओपन नहीं किया था एफडीआई वगैरह के लिए, लेकिन हमने यहाँ पर ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई इंक्रीज कर दी फ्रॉम 49% टू 74%। तो इससे सिर्फ ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट ही आएगा, इन्वेस्टमेंट आएंगे वो अपनी जगह है, बट एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी भी आएगी। एफडीआई का यही फायदा है, क्योंकि जो एफआईआई आती है ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, वो तो सिर्फ फंड लेके आती है, वो मनी लेके आती है, लेकिन जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है तो वो अपने साथ साथ टेक्नोलॉजी भी लेकर आती है। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट, अभी हमने ऊपर देखा मोर देन 5000 आइटम्स को इसमें लिस्ट किया गया है कि हम इन आइटम्स को इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम इनकी डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट करेंगे। यहाँ पे ये 8 to 10 पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, आप कोई भी 5-6 पॉइंट्स याद रख लीजिए, आपके आंसर के लिए सफिशिएंट रहेगा। बाकी चैलेंजेस वगैरह वो मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किए, बट चैलेंजेस में आपको पता होगा वो सब कि टेक्नोलॉजी एक्सेस तो कर रहे हैं हम दूसरे कंट्रीज से, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, लेकिन जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है वो नहीं मिल रही है हमें। ठीक है, ना तो हमारे पास उतनी स्किल्ड मैन पावर वर्कफोर्स है जो वो खुद डेवलप कर पाए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं बट कर नहीं पाते हैं। अब जैसे तेजस के लिए हमें जेट इंजन चाहिए, तो हम कहाँ गए? हम यूएसए की जनरल इलेक्ट्रिक के पास गए कि आप हमें ये शेयर कर दीजिए, राइट। तो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जो सबसे कोर कंपोनेंट होता है टेक्नोलॉजी का, वो हमारे पास एक्सेस नहीं है और कोई भी कंट्री उतना शेयर करना उसको पसंद भी नहीं करती है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, यहाँ पे हमने कोलैबोरेट किया है काफी ज्यादा, जैसे हमारी इंडियन प्राइवेट कंपनीज के साथ भी, फॉरेन फर्म्स के साथ भी। फॉरेन फर्म्स में एक टर्म आपको देखने को मिलेगा बार बार, ओईएम, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ठीक है, जैसे राफेल जिस कंपनी ने बनाया, ओके, इनके साथ हमने काफी सारे कोलैबोरेशन किए ताकि एक रोबस्ट डिफेंस इकोसिस्टम बनाया जा सके मैन्युफैक्चरिंग का इंडिया में। आईडेक्स, ये सब हम करते रहते हैं टू फोस्टर द इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें हम सबको एंगेज करते हैं, हम स्टार्टअप्स को भी एंगेज कर रहे हैं, इसमें हम एमएसएमईज को भी एंगेज करते हैं। न्यू डिफेंस कॉरिडोर 2 बनाए गए, एक तमिलनाडु में और दूसरा कहां बनाया गया? यूपी में। ऑफसेट पॉलिसी, ऑफसेट पॉलिसी क्या है? ऑफसेट पॉलिसी का एग्जांपल आप समझिए राफेल के थ्रू। हमने 36,000 करोड़ रुपीस देकर राफेल जेट्स खरीदे। ठीक है, अब हमने कह दिया कि आप इसी का 15%, ठीक है, जो पैसे हम आपको पे कर रहे हैं, इस पैसे का 15% आपको दोबारा से इन्वेस्ट करना होगा इंडिया में। अब इंडिया में कैसे इन्वेस्ट करोगे? आप जो राफेल वाली कंपनी है वो इंडिया आए, किसी प्राइवेट कंपनी के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप कर ले, ठीक है, और फिर यहीं पर प्रोडक्शन करे। दैट इज कॉल्ड एज ऑफसेट पॉलिसी। अब इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया था कि अनिल अंबानी की एक कंपनी थी, ठीक है, उसको फॉरेन फर्म यानी कि राफेल डील जब हुई तो ये फंडिंग दिलवा दी गई। ठीक है, अनिल अंबानी कंपनी, देखिए सच्चाई ये थी कि अनिल अंबानी की डिफेंस, रिलायंस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, ये इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करने का। ठीक है, इसीलिए ये केस इतना फाइल हुआ था कि कैसे कॉर्पोरेट और पॉलिटिकल नेक्सस चल रहा है। आपने इतने बड़े अमाउंट का 15% सीधे सीधे फंडिंग दिलवा दी एक ऐसे प्राइवेट फर्म को, अनिल अंबानी ग्रुप को, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस था ही नहीं। तो ऑफसेट क्लॉज समझ में आ गया ना?
कि अगर मैं आपसे कुछ खरीद रहा हूं तो मैं इस शर्त पे खरीदूंगा कि अगर मैं आपसे 100 रुपए का सामान खरीद रहा हूं तो 15 रुपए आप वापस से मेरे ही देश में इन्वेस्ट करोगे, राइट? दैट इज कॉल्ड एज ऑफसेट पॉलिसी। उसके अलावा डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन, ये हम लोग जगह जगह करते रहते हैं वर्ल्ड ओवर, के प्रमोशन बॉडीज बनाई जाती हैं ताकि हम दिखा सकें अलग अलग डिफेंस एक्सपो में जाके कि हमारे पास क्या क्या वेपन्स हैं और अगर आप उनको परचेज करते हैं तो उससे क्या क्या बेनिफिट होंगे। ऑलराइट, सो वी आर डन विद दिस टॉपिक। अगेन यूसीसी की बातें यहाँ पर हमने समझ लिया उसको। सेंटर लॉन्चेस न्यू एआई बेस्ड सर्विलेंस टू मैनेज द पेस्ट। अब इंडिया में क्या है कि फार्मर के पास उतनी अवेयरनेस नहीं है कि उसे कितना पेस्टिसाइड यूज करना है, ठीक है, कब करना है ये तो फिर भी उसे पता होता है कि सीजन के किस मंथ में कौन सा यूज करना है, लेकिन कितनी क्वांटिटी में करना है ये उसको नहीं पता होता। ठीक है, अब वो इसके लिए किस पे रिलाय करता है कि मैं कौन सा यूज करूं और कितनी क्वांटिटी में यूज करूं, वो रिलाय करता है रिटेलर पे जो उसको बेच रहा है। ठीक, वो पेस्टिसाइड बता देता है कि आप ये वाला यूज कर लो, इतनी क्वांटिटी ले जाओ, इतनी बोरियां ले जाओ, और फिर फार्मर उसको लाके कर लेता है। ठीक है, अल्टीमेटली कि वो अपनी सेल बढ़ाने के लिए शॉपकीपर्स और ज्यादा हाई क्वांटिटी उसको सेल करते हैं। तो एक तो बेचारे फार्मर के लिए इनपुट कॉस्ट बढ़ गई। ये क्यों हुआ ये सब? क्योंकि उसके पास साइंटिफिक नॉलेज नहीं था। तो क्या हम कुछ ऐसा सिस्टम बना दें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, ठीक है, जो उसको कनेक्ट कर सके साइंटिफिक कम्युनिटी से। उसके यहाँ पर कोई पैसा अटैक हुआ, उसने पिक्चर क्लिक की और अपलोड कर दी उस पोर्टल पे। वहां पे जो ट्रेनर्स बैठे हुए हैं साइंटिफिक कम्युनिटी के लोग, वो लोग बताएंगे कि आप कौन सा पेस्टिसाइड यूज कीजिए और कितनी क्वांटिटी में यूज कीजिए। तो अच्छा इनिशिएटिव है, राइट? सिंपल। National Pest Surveillance System powered by artificial intelligence to help farmers to connect with agriculture scientists and experts by mobile phones for controlling the pest। ठीक है, तो एक तो हम एक ऑप्टिमम यूज भी कर पाएंगे इन पेस्टिसाइड्स का, अदरवाइज तो फिर वो सारी प्रॉब्लम्स हो रही है ना, बायोमैग्निफिकेशन एंड ऑल दोस थिंग्स। द एम वाज to reduce the dependence of farmers on pesticide retailers and to inculcate a scientific approach among them towards pest management। टेक्नोलॉजी शुड रीच दी फील्ड एंड एनपीएसएस, ये जो पोर्टल बनाया जा रहा है, वॉज सच एन एफर्ट। क्योंकि टेक्नोलॉजी सिर्फ ऐसा नहीं है कि लेबोरेटरीज में टेस्ट कर ली और सेमिनार लगा के एक बार बता दिया वन टाइम, नहीं, वो फार्मर तक पहुंचनी चाहिए। अगर मेरे क्रॉप पे पेस्ट अटैक हो रहा है, मैं फोटो खींच के अपलोड कर दूं, आप मुझे एडवाइस दे दीजिए कि मैं कौन सा पेस्टिसाइड यूज करूं और कितनी क्वांटिटी में यूज करूं। तो इस पोर्टल के थ्रू सेंटर एनविसेज कनेक्टिंग द साइंटिस्ट विद फार्मर्स यूजिंग इट। देखिए ये सब बॉर्डर पॉइंट है जो आपके मेंस के आंसर को अच्छा बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कितने सारे फायदे हो रहे हैं। एक तो हम अपनी सॉइल की हेल्थ को भी प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में यूज भी कर पा रहे हैं, फार्मर की जो इनपुट कॉस्ट है एग्रीकल्चर की उसको भी रिड्यूस कर पा रहे हैं। अल्टीमेटली ज्यादा प्रॉफिट होगा तो उसकी इनकम जो हम डबल करने की बात करते हैं वो टारगेट अचीव करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो 3-4 एंगल से आप इस एक सिंगल लाइन के इशू को समझ सकते हैं। ओके, नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम एनपीएसएस। Using the correct quantity of correct pesticide at the correct time is the challenge, and this system will help farmers to address this challenge. Okay. Addressing the problem of using excessive pesticides. Clear? नामथापा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। 75,000 न्यू मेडिकल सीट्स इन नेक्स्ट 5 ईयर। अब इसको आप किस तरीके से यूज करोगे? जैसे आप यूज करोगे कि हमारे यहाँ जो डॉक्टर और पॉपुलेशन का जो रेशियो है वो बहुत पुअर है। ठीक है, तो अगेन जब आप ये क्रिटिसिज्म करोगे कभी किसी आंसर में, तो यू विल से अगेन एक एरो नीचे लगा के दैट पीएम मोदी अनाउंस दैट 75,000 न्यू मेडिकल सीट्स इन नेक्स्ट 5 ईयर विल बी एडेड, जो इस रेशियो को इंप्रूव करने में मदद मिलेगा करेगा, एंड डब्ल्यूएचओ की जो आइडल नॉर्म्स हैं, जो रेशियो है, उसको मीट करने में मदद मिलेगी। राइट, सो बस इस तरीके से रिलेट करना सीख लीजिए चीजों को। डेंगू कंट्रोल द अनरियलाइज प्रॉमिस ऑफ वोल्बाचिया इन्फेक्टेड मॉस्किटो। वोल्बाचिया मेथड आपको पता है, ठीक है, एक तरह का, पहली बात तो ये बैक्टीरिया होता है, इसको मेल मॉस्किटो जो होता है उसमें आप इंट्रोड्यूस कर देते हो, फिर उसको वाइल्ड में छोड़ देते हो, फिर जब वो फीमेल के साथ मेट भी करता है तो उनके पास जो मॉस्किटो के थ्रू होने वाली बीमारियां हैं, डेंगू एंड ऑल, वो उतनी तेजी तो वो प्रोपोगेट नहीं कर पाती हैं। यानी कि आप ये समझिए कि आप इसमें जो मेल मॉस्किटो है उसको स्टेराइल कर रहे हो एकदम। तो पहले वोल्बाचिया मेथड के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, उसके बाद इस आर्टिकल ने क्या बातें की हैं वो जानेंगे। वोल्बाचिया, इट इज ए टाइप ऑफ बैक्टीरिया, रिमेंबर दिस पॉइंट, इट इज ए टाइप ऑफ बैक्टीरिया which naturally infects many insect species but does not usually occur in Aedes
मॉस्किटो, ठीक है। ये काफी सारे इंसेक्ट स्पीशीज को तो इन्फेक्ट करता है, लेकिन एडिस मॉस्किटो जो इतनी बीमारियां फैला रहा उसमें नहीं पाया जाता। दीज मॉस्किटोज आर द प्राइमरी वेक्टर्स ऑफ डेंगू, चिकनगुनिया, जीका। ओके, अब साइंटिस्ट ने यहाँ पे क्या डिस्कवर किया था, दैट व्हेन एडिस मॉस्किटो आर इन्फेक्टेड विद द वॉल्बाचिया, इसके हमें काफी सारे बेनिफिट्स देखने को मिले। फर्स्ट बेनिफिट मिला, ब्लॉकिंग द डिजीज ट्रांसमिशन। The Wolbachia infected mosquito have reduced the ability to transmit viruses like dengue, chikungunya, Zika to the humans. तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, उन्हीं को स्टेराइल कर दो ताकि वो बैक्टीरिया ट्रांसमिट ही ना हो, इंसानों में बीमारियां ही ना आए। The bacteria interfere with the virus ability to replicate within the mosquito, thus lowering the chances of mosquito transmitting the virus when it bites a human. ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट था। इसमें हमने दो स्ट्रेटेजीज यूज की, पहली पॉपुलेशन सप्रेशन के लिए, दूसरी पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट के लिए। Suppression. In this strategy, male mosquito infected with Wolbachia are released in the wild, and when these male mate with uninfected females, the eggs produced are non-viable. That is, they do not hatch, leading to significant reduction in population. Right? तो यहाँ पे तो आपने मेल वाले को बिल्कुल से स्टेराइल कर दिया। Second, population replacement. In this approach, both male and female mosquitoes are infected with Wolbachia are released. पिछले वाले में हम सिर्फ मेल मॉस्किटो को इन्फेक्ट कर रहे थे इस बैक्टीरिया से, इसमें हम दोनों को कर रहे हैं। When they mate, the resulting offspring also carry Wolbachia. Over time, this leads to the replacement of wild mosquito population with Wolbachia infected mosquito that are less capable to transmitting disease. ठीक है, तो अभी तक तो ये दिख रहा है कि बेनिफिट ही बेनिफिट है इसके, ठीक है। लेकिन चैलेंज भी तो ये आएंगे ना कि इसकी लॉन्ग टर्म में क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका। आखिर आफ्टर हमारी बायोडाइवर्सिटी में एक एक कीड़ा मकोड़ा भी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म में क्या इंपैक्ट आएंगे ये तो हमें 10-20 साल बाद ही रियलाइज होगा। एडवांटेज देख लेते हैं, सस्टेनेबल, ठीक है, सस्टेनेबल है, नॉन जेनेटिक जेनेटिकली मॉडिफाइड, कोई कोई नई चीज हमने इंट्रोड्यूस थोड़ी की है। वॉल्बाचिया मेथड इज नॉट कंसिडर्ड जेनेटिक मॉडिफिकेशन एज इट डज नॉट इन्वॉल्व ऑल्टरिंग द मॉस्किटोज जीनोम। हमने कोई जीनोम ऑल्टर नहीं किए यहाँ पे। तो अगर स्टेटमेंट प्रीलिम्स में इस तरीके से आ जाए कि ये एक जेनेटिक मॉडिफिकेशन है, तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं है यहाँ पे, कि हमने यहाँ पे मॉस्किटो के जीनोम के साथ छेड़छाड़ नहीं की है, ठीक है। इको फ्रेंडली मेथड है। दिस मेथड रिड्यूसेस द नीड फॉर केमिकल इंसेक्टिसाइड्स, इनको मारने के लिए जो यूज करते हैं, विच हैव एक्चुअली द हार्मफुल एनवायरमेंटल एंड हेल्थ इफेक्ट। ग्लोबल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं इसका। वॉल्बाचिया मेथड हैज बीन सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड इन कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, वेयर इट लेड टू सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन डेंगू ट्रांसमिशन, जो दिल्ली में हर साल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। चैलेंजेस, चैलेंज सबसे बड़ा है लॉन्ग टर्म इंपैक्ट। इसकी इकोलॉजी पे लॉन्ग टर्म में क्या इंपैक्ट होंगे वो इतनी जल्दी कहना पॉसिबल नहीं है। पब्लिक एक्सेप्टेंस, ensuring public understanding and acceptance is crucial for success of this method as it involved releasing the modified mosquitoes in the environment. ओके, अब ये देखते हैं कि ये आर्टिकल हमसे क्या बातें कर रहा है। आर्टिकल भी यही कह रहा है कि यस इट इज ए प्रॉमिसिंग अप्रोच कि हम वॉल्बाचिया को यूज करें, ठीक है, जो कि नेचुरली अकर बैक्टीरियम है। इन्होंने 5 की पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट करे इस आर्टिकल में। फर्स्ट इज वॉल्बाचिया बैक्टीरियम, जो मैंने आपको समझा दिया ये क्या है, ठीक है। ग्लोबल सक्सेस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, उसमें हमने देख लिया। Potential in India. India could benefit from this approach, especially given the resistance to insecticide and limited success of traditional vector control methods. While ICMR has developed Wolbachia infected mosquito colonies, the program is not yet seen widespread implementation. तो ICMR ने डेवलप तो कर लिया है, बट अगेन जो हमने ऊपर पॉइंट करा चैलेंज में कि पब्लिक एक्सेप्टेंस, ठीक है, तो क्या इसको रिलीज करना चाहिए पब्लिक में या नहीं, वो अभी तक तो नहीं हो पाया एटलीस्ट। Public messaging and education. Proper communication about mosquito release program is essential to ensure public understanding and acceptance, which has been critical factor for success of similar program in other countries like Australia, Singapore. Need for action. Given the surge in mosquito-borne disease during monsoon season especially, India must explore innovative vector control program like Wolbachia to reduce the health and economic burden of these disease and enhance the overall productivity and health of its population. Okay, तो I hope आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया हो। आगे चलते हैं। ये बजट से रिलेटेड इन्होंने लिखा है कि कैसे सिंस 2014 गवर्नमेंट बजट का जो एलोकेशन है वो कम करती जा रही है इन सोशल सेक्टर्स, ठीक है। हेल्थ में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला थैंक्स टू कोविड एंड अदर थिंग्स, ठीक है। लेकिन एजुकेशन में जब हम बात करते हैं तो इसमें बजट डिक्रीज होता जा रहा है। मिड डे मील स्कीम हो उसमें भी एलोकेशन डिक्रीज होता जा रहा है। काफी सारे यहाँ पे फैक्ट्स हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, काम आएंगे आंसर में।
34% of the population survives on less than 100 rupees a day. This is one fact about India. And 81 crore people require free food grain to get by. ठीक है, ये चीज आपको पता है। दो फैक्ट, गरीबों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर दो स्कीम चलाई गई तो वो कौन सी थी? वन इज मनरेगा एंड सेकंड वाज एनएफएसएस, दैट इज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। So budget allocations continuously fall as a share of GDP since 2014-15 except for COVID-19 pandemic year. तो इन दोनों ही स्कीम में बजट प्रोविजन जो हैं वो डे बाय डे डिक्रीज किए जा रहे हैं। अब कह सकते हो कि क्या जरूरत है इन स्कीम की? जरूरत है क्योंकि आप देखें ना कि 34% पॉपुलेशन 100 रुपीज पर डे से नीचे जी रही है, 81 करोड़ पॉपुलेशन फ्री फूड ग्रेन पर डिपेंड है। ठीक है, तो ये दो स्कीम की हमें काफी जरूरत है। फूड सिक्योरिटी में देखेंगे तो एक्सपेंडिचर ऑफ 0.72% जीडीपी ये और गिर के 0.63 हो गया, तो आपने यहां भी एलोकेशन कम कर दिया। करीब 50% लोग इंडिया में ऐसे हैं जिनको 3 वक्त का खाना नहीं मिल पाता है। सिमिलरली बजट अगर हम मनरेगा का देखें तो इस बार 0.26 रखा गया है, जो कि कम है पिछले साल से 0.29 से। ठीक है, सो फैक्ट्स पूरे नंबर याद नहीं रखने, बट द थिंग इज कि जो दो सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है मनरेगा एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, दोनों में ही बजटरी एलोकेशन डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, अगर कंबाइन देखें हम इन दोनों में तो 25% बजट एलोकेशन कम हुआ है पिछले साल से। नाउ एक तरफ तो हमने ये भी देखा था कि जो रियल रूरल वेज है, इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करने के बाद रियल वेज वो स्टैग्नेंट हो रहे हैं रूरल एरियाज में, या तो स्टैग्नेंट हो रहे हैं या उल्टा डिक्रीज हो रहे हैं, बढ़ नहीं रही है लोग इनकम। विद स्टैग्नेटिंग रूरल रियल वेज एंड सिस्टमैटिक अंडर फंडिंग ऑफ मनरेगा, इट इज नो वंडर दैट रूरल डिस्ट्रेस इज स्पाइकिंग। एक तरफ तो उनके वेजेस नहीं बढ़ रहे हैं, दूसरा आप मनरेगा में भी एलोकेशन कम कर रहे हो, तो फिर रूरल डिस्ट्रेस तो क्रिएट हो गई ना। अब दूसरे ग्रुप को देखिए, विडोज, एल्डरली, डिसेबल्ड, these individuals below poverty line are also ignored in this budget. नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम हमारा चलता है, ठीक है, कोर ऑफ द कोर स्कीम का पार्ट है। इसमें मॉनेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इन ग्रुप्स को, इन तीनों को, ठीक है, विडोज हो, एल्डरली हो या फिर डिसेबल हो। इसके अलावा हम उन फैमिलीज को भी इस स्कीम में लेकर आए थे जो जिनके घर का जो ब्रेड विनर है, ठीक है, वो मर गया हो। ठीक है, बट इस स्कीम में भी हमें कोई सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में भी कोई इंक्रीज देखने को नहीं मिला बजट में। ठीक है, इट्स एक्सपेंडिचर एज अ शेयर ऑफ जीडीपी हैज एक्चुअली हाफ सिंस 2014-15, जबकि हमने इसको कोर ऑफ द कोर स्कीम में रखा था, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम को। आप कितनी पेंशन दे रहे हो उसमें? 200 रुपीज मंथ पेंशन देते हो एल्डरली को, 300 रुपीज मंथ पेंशन देते हो विडोज को, और ये 2006 में सेट की गई थी, तब से इंक्रीज नहीं की आज तक। इज इट पॉसिबल कि कोई 200 रुपए मंथ या 300 रुपए मंथ में सर्वाइव कर पाए? नियरली इम्पॉसिबल। ठीक है, 2006 से अपडेट नहीं किया गया इसको। इसके बाद बच्चों की उसमें बात कर लें, मेल न्यूट्रिशन, एनीमिया, ऑल दोस थिंग, तो मोर देन 50% ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 इन इंडिया सफर फ्रॉम क्रॉनिक मेल न्यूट्रिशन। सी, मोर देन 50%। फिर ये कैसी हेल्दी वर्कफोर्स बनेगी हमारी? एनीमिया रेट्स इन इंडियन विमेन एंड चिल्ड्रन आर 20 एंड 15% हायर। सक्षम आंगनबाड़ी, पोषण 2, ये सब लेकर आए थे हम। एम क्या था? टू टैकल द चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन एंड हंगर। आंगनबाड़ी प्रोग्राम को हमने मर्ज कर दिया किसमें? ओवरऑल पोषण अभियान में। बट इवन यहां पर भी बजट एलोकेशन में डिक्लाइन देखने को मिला, जस्ट 0.06% ऑफ जीडीपी। एक तरफ हम मेल न्यूट्रिशन, एनीमिया जैसी बीमारी को झेल भी रहे हैं और बजटरी एलोकेशन हम कितना कर रहे हैं? 0.06। मिड डे मील स्कीम को देख लीजिए, 12 करोड़ बच्चों को खाना दिया जाता है। इसकी सक्सेस रही कि बच्चे स्कूल आने लगे, अटेंडेंस बढ़ गई, ठीक है, एजुकेशन न्यूट्रिशन आउटकम भी थोड़े बेटर हुए, बट इसके लिए भी जो फंड्स थे वो भी ऑलमोस्ट हाफ हो गए सिंस 2014-15। Now it is imperative that we increase the coverage of these programs and provide more nutritious food to our children. The share in GDP of central expenditure on education has declined this year to just 0.22%. Although primary education enrollment rate are high, but उसकी एजुकेशन क्वालिटी और सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमने देखा ही है। सिर्फ बजट में थोड़ा सा बेटर है कि यहाँ पे इंक्रीज किया गया एलोकेशन आउट ऑफ बजट एक्सपेंडिचर, बट अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये एक बड़ी बीमारी घर में आ जाए और आप चले जाते हो गरीबी में। नाउ यू कैन क्वेश्चन कि कहां से इसके लिए फंड आएगा, बट अगर आप देखेंगे कि सरकार ने जब यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स में कट किया था फ्रॉम 30% टू 15% फॉर एग्जिस्टिंग 15% for new corporate entities and 22% for 22.5 exactly 22.5% for existing। ठीक है, तो आपने कॉर्पोरेट टैक्स रिड्यूस किया, इस कॉर्पोरेट टैक्स से सरकार को कितने रेवेन्यू का लॉस हुआ? गवर्नमेंट हैज फॉरगॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ ओवर 8 लाख करोड़
since it slashed corporate tax in 2019. किया अच्छे मोटिव से था, लेकिन इस बार का इकोनॉमिक सर्वे ये बताता है कि कॉर्पोरेट हाउसेस ने इस टैक्स कटौती का फायदा तो उठाया, अपने प्रॉफिट तो बढ़ गए, लेकिन इन्होंने कोई न्यू एंटिटी सेटअप नहीं की, इन्होंने कोई न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं किया। इंडिया हैज ए पुअर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक ऑफ 132। इट इज मोर अनइक्वल देन इट वाज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। आज हमारे यहाँ इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा है जितनी कि ब्रिटिशर्स के रूल में भी नहीं होती थी, और ये कहा गया था वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट में। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स अच्छे थे, इसलिए मैंने आपके साथ आर्टिकल डिस्कस किया। रीशेपिंग द गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ एआई कंपनीज। अब मैं आपको हमेशा एक बात एम्फेसाइज करता आता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप जैसा डेटा देंगे वैसा ही आउटकम आएगा। ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बायसनेस के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब यहाँ पे दो चीजें सोचिए, एक होते हैं कंपनी में शेयर होल्डर्स, एक शेयर होल्डर्स होते हैं और दूसरे होते हैं स्टेक होल्डर्स। क्या फर्क है दोनों में? शेयर होल्डर्स वो जिन्होंने यहां पे पैसा लगाया, उनका सोल मोटिव क्या होगा? हमें सिर्फ चाहिए प्रॉफिट। स्टेक होल्डर्स वो होते हैं अलॉन्ग विद शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो उस इंडस्ट्री से किसी भी तरह से इंपैक्ट हो, यानी कि वहां पे काम करने वाले एम्प्लॉय हो सकते हैं, ठीक है, या जिस इलाके में वो कंपनी लगी है वहां से अगर सपोज कि वो पॉल्यूशन कर रही है, तो रिवर वाटर खराब हो रहा है, ग्राउंड वाटर खराब हो रहा है, तो वहां उस एरिया में रहने वाले रेसिडेंट्स भी हो सकते हैं स्टेक होल्डर्स। तो ये डिबेट हमेशा रही है कि किसको ज्यादा वेटेज मिलना चाहिए कंपनी की पॉलिसीज में, शेयर होल्डर्स को, यानी कि बस हम प्रॉफिट कमा के दें आपको, ठीक है, या स्टेक होल्डर्स को। जैसे इस केस में अगर मुझे स्टेक होल्डर्स की तरफ टिल्ट रखना होगा तो मैं क्या करूंगा कि रेसिडेंट्स का ग्राउंड वाटर खराब हो रहा है, एग्रीकल्चर फील्ड पॉल्यूट हो रही है, तो आई विल सेटअप ए ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, कंपनी ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप करेगी, लेकिन फिर इस वजह से क्या होगा, कंपनी का खर्चा बढ़ जाएगा और अल्टीमेटली उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो जो चीज पसंद, ये चीज पसंद नहीं आएगी शेयर होल्डर्स को, राइट। तो कंपनी को किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, शेयर होल्डर्स पे या स्टेक होल्डर्स पे? ये हमेशा से एक डिबेट रही है। ट्रेडिशनली जो पॉलिसी मानी गई वो ये थी कि शेयर होल्डर जो होते हैं वो पूरा फंड देते हैं आपको रिसर्च डेवलपमेंट करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, तो आप इनके इंटरेस्ट को ज्यादा फोकस कीजिए। बट ओवर द टाइम देखा गया कि नहीं, सिर्फ शेयर होल्डर से बात नहीं, हमें स्टेक होल्डर्स का भी ध्यान रखना है, हमारे एम्प्लॉयज जो वर्कर हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी, और जो रेसिडेंट आसपास रह रहे हैं जो हमारी प्रोडक्शन से इंपैक्ट हो रहे हैं किसी भी तरीके से, हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं कोल के थ्रू, पॉल्यूशन हो रहा है, हवा खराब हो रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो हमें फिर थोड़ा सा अपना एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाहिए कि यहां से एमिशन कम से कम हो। तो स्टेक होल्डर की तरफ आजकल ज्यादा टिल्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये बात हो रही है यहाँ पे एग्जैक्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई कंपनीज को लेकर। ट्रेडिशनली किसको फेवर किया गया? थ्योरी ऑफ शेयर होल्डर को, ठीक है, कि शेयर होल्डर पे ज्यादा फोकस कीजिए। इन्वेस्टर्स टेक प्राइमेसी ओवर अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस इंक्लूडिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक गुड। There are proponents of stakeholder benefit approach of corporate governance which seek to maximize the benefit of all stakeholders, ठीक है। अब आजकल प्रोपोनेंट्स का कहना है कि आप इस शेयर होल्डर वाले मॉडल से बढ़ के स्टेक होल्डर्स के पूरे बेनिफिट की तरफ सोचिए। Corporations are increasingly getting involved in products, technologies and services that cannot be driven solely on the objective of profit making and have a greater social objective। अब सिर्फ आप प्रॉफिट मेकिंग पर ध्यान मत दीजिए, आप सोशल ऑब्जेक्टिव को देखिए पूरे। तो यहां पर डेटा एक्सेस का इशू आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनीज को, क्योंकि प्राइवेसी इज अ बिग थिंग। Meta was asked to pause its plan to train its large language model using public content shared on Facebook and Instagram in European region। क्योंकि सबकी डिटेल्स मौजूद हैं कुछ ना कुछ वहां पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, तो उन्हीं का डेटा यूज करके मेटा अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन कर रहा था। तो यूरोपियन यूनियन ने इसको रोक दिया कि नहीं, आप ये नहीं कर सकते। सेकेंड इज human prejudices may find their way into AI system and lead to algorithmic bias with harmful result। ठीक है, कि यहां पर आपने जो prejudices थे कि विमेन को ज्यादा मत लो जॉब में, ठीक है, मैन को लो सिर्फ, तो इस तरह के बायसनेस यहाँ पे इसकी एल्गोरिदम में भी देखे जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल भी दिए इन्होंने, Amazon continued using a recruiting algorithm after it discovered that it was plagued with gender bias। ठीक है, Amazon ने अपना डिसकंटिन्यू कर दिया कि हम ये रिक्रूटिंग एल्गोरिदम यूज नहीं करेंगे, ये जेंडर बायस दिखा रहा है, विमेन के अगेंस्ट दिखा रहा है कि ये ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं होती हैं, ठीक है, और फिर मेंस्ट्रुअल लीव अगर जैसे स्पेन जैसी कंट्री है तो इनको लीव देनी होगी आपको, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। यूरोपियन नेम्स वर परसीव्ड एज मोर प्लीजिंग देन द अफ्रीकन अमेरिकन काउंटर पार्ट। ठीक है, ये सब बायसनेस के एग्जांपल है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एल्गोरिदम दिखा रही है हमें।
It demonstrates how AI can perpetuate the existing biases and create inequality with respect to opportunities and access. ठीक है, तो AI पूरी तरीके से बायसनेस से फ्री नहीं है। जैसे कि मैं पहले आपको एग्जांपल समझाता था कि अगर हम सिर्फ रिजर्वेशन सिस्टम दिखाएंगे उसको, तो वो कहेगा बिल्कुल बेकार है, बंद कर देना चाहिए। लेकिन जब हम उसे पूरे 5000 साल की हिस्ट्री का डेटा देंगे, तब वो कहेगा कि रिजर्वेशन होना चाहिए। ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपने उसको बायस डेटा दिया है तो बायस रिजल्ट ही देगा। To counter the risk posed by AI advancement, OpenAI, जैसे ChatGPT बनाया है, and Anthropic have resorted to structures with public good and developing responsible AI as core object. ठीक है, अब ये लोग जो अपने एल्गोरिथम को ट्रेन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, हमें सिर्फ शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट के लिए नहीं, हमें ओवरऑल पब्लिक गुड पर फोकस करना है। इनफैक्ट दिस एंथ्रोपिक, दिस इज गवर्न बाय स्ट्रक्चर कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म बेनिफिट ट्रस्ट। ठीक है, ये इन लोगों ने बनाया है अपने यहाँ पर कि हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखने हैं, यानी कि पूरे स्टेक होल्डर्स के। ऐसा नहीं कि बस अपना इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किया और चले गए। नहीं, वहां पे अगर आप उसकी पूरी एग्रीकल्चर में डस्ट बिठा के चले गए हो तो वो ठीक नहीं है। OpenAI, the creator of ChatGPT, found itself embroiled in corporate governance debacle last year when the non-profit board। अब देखिए, OpenAI में एक नॉन प्रॉफिट बोर्ड था कि हम इसको प्रॉफिट पर्पस के लिए, नॉन प्रॉफिट के लिए यूज करेंगे। लेकिन इस बोर्ड ने क्या किया, जो कंपनी के सीईओ थे मिस्टर सैम एल्टमैन, इन्हीं को फायर कर दिया, इन्हीं को निकाल दिया, क्योंकि उनका कहना था कि आप भी अपने जो एआई प्रोडक्ट्स हैं इनको कमर्शियलाइज कीजिए जल्दी से, ताकि प्रॉफिट आए हमारे पास। बट एल्टमैन का कहना था कि पहले हम इसके सेफ्टी को तो इंश्योर कर लें कि पब्लिक इसको यूज करेगी तो ये सेफ है उनके लिए। ठीक है, तो इस बोर्ड ने नाराज होकर कंपनी के सीईओ सैम एल्टमैन को ही निकाल दिया था। हालांकि फिर काफी ह्यू एंड ट्राई मचा और मिस्टर सैम एल्टमैन वॉज रीइंस्टेटेड एंड द एग्जिस्टिंग बोर्ड था उसी को रिप्लेस कर दिया गया। कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन बात की बात है, पहले उसकी सेफ्टी तो इंश्योर की जाए कि ये बायस डेटा तो नहीं दे रहा, इस तरह की चीजें तो हम मेक श्योर कर लें। दिस टिपिकल हैज रेज्ड क्वेश्चन ऑन वायबिलिटी ऑफ पब्लिक बेनिफिट कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। ये भी रूमर्स के बीच में दैट ओपन एआई मे बी कंसिडरिंग ए मूव टुवर्ड्स ए फॉर प्रॉफिट गवर्नेंस स्ट्रक्चर। ये जो अभी हमने बात की। Now, from these recent events, it is evident that even in this new age of public benefit corporation, the purported public benefit may be nothing more than disguised profit seeking। एक तरफ आप बस दिखा रहे हो कि हम तो अब हमारी कंपनी पब्लिक बेनिफिट की तरह काम करती है, बट आप बस उसको एक डिस्गाइज की तरह यूज कर रहे हो फॉर योर प्रॉफिट सीकिंग। तो वर्केबल स्ट्रेटेजी ये क्या सजेस्ट कर रहे हैं? वर्केबल स्ट्रेटेजी इज दैट अभी तक हमारा जो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है, इट इज जस्ट बेस्ड ऑन अपॉइंटिंग एन इंडिपेंडेंट बोर्ड, जैसे यहाँ पे किया गया था, एंड adopting a social benefit objective for the business, but these are not sufficient. The social objective of corporation are often subsumed by the broader profit driven goal as the market enable unrestricted corporate control. So what they need to do is they need to target three key areas. First, enhancing the long-term profit gain of corporations from adopting a public benefit purpose. Second is incentivize कीजिए managerial compliance को। अगर आप सोशल ऑब्जेक्टिव को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो तो हम आपको इंसेंटिव देंगे, एंड रिड्यूसिंग द कंप्लायंस कॉस्ट ऑफ अडॉप्टिंग सच पर्पस। और अगर आप इस तरह का कुछ अडॉप्ट कर रहे हो तो हम आपको कंप्लायंस कॉस्ट भी कम करेंगे, जैसे मुझे ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है। दिस वुड रिक्वायर फ्रेमिंग एथिकल स्टैंडर्ड्स for the governance of AI product and companies along with providing adequate regulatory backing through reforms in corporate governance norm। Okay? तो दो चार काम की बातें थी जो हम यहाँ से उठा सकते थे, उसकी मैंने समरी बना के आपको दे दी है। ठीक है, मेन इशू यही था, स्टेक होल्डर वर्सेज शेयर होल्डर। चैलेंजेस विद एआई गवर्नेंस, ऑल्टरनेटिव मॉडल क्या प्रपोज कर रहे हैं वो पब्लिक बेनिफिट कॉर्पोरेशन को, और उसके भी अपने चैलेंजेस हैं। ठीक है, फ्रेडमैन का पर्सपेक्टिव था 1970 में कि पहले से प्रॉफिट पे फोकस कीजिए, लेकिन अब ये बदल रहा है, अब फोकस किया जा रहा है ओवरऑल सोशल गुड पर। ठीक है, पॉलिसी एंड रेगुलेटरी रिकमेंडेशन जो उन्होंने दिए हैं लास्ट में 4, वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए। आगे चलते हैं। जापान के प्राइम मिनिस्टर क्यों स्टेप डाउन कर रहे हैं? इट्स नॉट अ कंसर्न, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। टर्की एंड इराक एग्री ऑन मिलिट्री पैक्ट अगेंस्ट कुर्द सेपरेटिस्ट। अब इसके लिए मैप देखना होगा थोड़ा सा। ये देखिए, ये है टर्की, ठीक है, दिस इज सीरिया, दिस इज इराक एंड दिस इज ईरान। इन चारों में आपस में कितनी भी लड़ाई होती रहे, लेकिन जब यहां पर रह रहे इस रीजन में, ये एक कुर्दिश एरिया माना जाता है, यहाँ पे कुर्द एथनिसिटी के लोग रहते हैं। ठीक है, इनका कहना है हमें एक अलग कुर्दिस्तान अपना देश चाहिए, तो इनको दबाने के लिए सारी कंट्रीज एक हो जाती है चारों। ठीक है, तो अभी ये टर्की और इराक, इन दोनों ने एग्रीमेंट साइन किया है कि कुर्द मिलिटेंट्स के अगेंस्ट। राइट, तो ये रीजन ये याद रखिएगा, ये कुर्द हैं जो स्प्रेड है अक्रॉस टर्की, सीरिया, इराक, ईरान एंड इवन थोड़ा सा आर्मेनिया में भी, एंड दे आर डिमांडिंग देयर ओन सेपरेट कंट्री।
Turkey said on Thursday it has agreed on military cooperation pact with Iraq that will see joint training and command center against the Kurdish separatists. इनकी एक जो पार्टी है उसका नाम है कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी पीकेके। अब ये जो पीकेके है ना, इसी को सपोर्ट करता था, इसी को सपोर्ट करते थे स्वीडन एंड फिनलैंड। इनको सपोर्ट करते थे, इनकी इस पार्टी के लोग इनकी कंट्रीज में रहते थे। इसी वजह से टर्की ने काफी टाइम तक इन दोनों कंट्रीज की नाटो मेंबरशिप को एक्सेप्ट नहीं किया था। राइट, रिमेंबर हमने डिस्कस किया था ये सब कि क्यों इसको प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसी वजह से थी। ये जो पार्टी है कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी पीकेके हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन एन ऑन एंड ऑफ आर्म्ड इंसर्जेंसी अगेंस्ट टर्की सिंस 1984 and it is labeled as a terrorist organization by Turkey, United States and European Union. Okay, तो स्वीडन और फिनलैंड का थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था इन कुर्दिश लोगों की तरफ। और ये जो कुर्दिश है ना, यही वो लोग हैं जिन्होंने इस्लामिक स्टेट को डिफीट करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। okay, तब यूएस फोर्सेस ने इनकी पूरी मदद ली थी, जबकि वो इनको टेररिस्ट ग्रुप मानता है। लेकिन यही कुर्दिश मिलिटेंट सबसे स्ट्रांगली फाइट किए थे अगेंस्ट द इस्लामिक स्टेट्स। ओके, आगे चलते हैं। हाँ, चाइना अर्ज पलाऊ। तो ये तो मैं आपको कंट्रीज दिखाऊंगा ही जो ये आती हैं, बट पहले आप ये देखिए कि चाइना किस तरीके से अपने टूरिज्म को भी एक वेपन की तरह यूज करता है। मॉलडीव्स हो, श्रीलंका हो, या फिर ये छोटे छोटे पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हो, इन सबकी इकोनॉमी किस पे डिपेंड है? टूरिज्म पे। और चाइना क्या करता है? चाइना की 16% वर्कफोर्स गवर्नमेंट जॉब्स में है। हमारे इंडिया में सिर्फ 3% वर्कफोर्स गवर्नमेंट जॉब्स में है। उसके बाद भी लोग कहते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब्स कम करनी चाहिए। सरकार का तो यही स्टैंड है। चाइना में 16% है। अब चाइना इन सरकारी कंपनियों में काम करने वाले वर्कफोर्स को कैसे यूज करता है अपनी डिप्लोमेसी में, कि वो उनको कहता है जाइए, आपको हॉलीडेज के लिए भेजा जा रहा है यहाँ पर। अब चाइना ये किस हिसाब से डिसाइड करता है कि उसको हॉलीडेज पे अपने वर्कर्स को कहां भेजना है? लाखों लोगों को भेजता है। मॉलडीव भेजेगा, श्रीलंका भेजेगा, या किसी पैसिफिक आइलैंड में भेजेगा। वो इस बेसिस पर डिसाइड करता है कि उस कंट्री के साथ उसकी पॉलिटिकल थॉट्स कितना मैच कर रहे हैं। इसलिए श्रीलंका, मॉलडीव कभी चाइना से ज्यादा अगेंस्ट नहीं जा सकते। इन्वेस्टमेंट अपनी जगह है, लेकिन चाइना का टूरिज्म भी एक तरह का वेपन है जो वो यूज करता है यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पे पलाऊ के अगेंस्ट इन लोगों ने अपनी मीडिया एजेंसी में इस तरह की न्यूज चलवा दी, डोंट गो टू पलाऊ, इट इज अनसेफ। ओके, तो यहाँ पे ये यही कह रहे हैं कि चाइना अर्जिंग पलाऊ टू ब्रेक टाइज विद ताइवान, क्योंकि इसने ताइवान को रिकॉग्नाइज कर रखा है, जबकि चाइना का हमेशा स्टैंड रहा है कि ताइवान हमारा पार्ट है, इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, आप उसके साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रख सकते। President of Palau has accused China of weaponizing tourism in a bid to get his Pacific nation to break ties with Taiwan. Palau is one of the just 12 states worldwide that have diplomatic recognized self-ruled Taiwan. ठीक है, इवन इंडिया भी ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करता डिप्लोमेटिक। सिर्फ वर्ल्ड में 12 कंट्रीज ही हैं जो इसको रिकॉग्नाइज करती हैं। सोलोमन आइलैंड, किरिबाती, नाउरू, ऑल हैव स्विच एलिजियंस फ्रॉम ताइवान टू चाइना। ये पिछले कुछ सालों में ही हुआ है, और ये सब पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हैं। और इन सबकी मजबूरी ये है कि हम डिपेंड है टूरिज्म पे, और सबसे ज्यादा टूरिस्ट चाइना से ही आते हैं, क्योंकि वो स्टेट स्पॉन्सर करके भेजता है उनको हॉलीडेज पर। China has told Palau that the sky is the limit and we can give you everything you need. See, this is how China functions. ये sky is the limit, आपको जो चाहिए बताइए, हम सब प्रोवाइड करेंगे आपको। लेकिन ताइवान वाले मैटर बहुत सेंसिटिव है, आप उसमें। Around half of Palau's GDP comes from tourism. Most recently, there's been Chinese news that Palau is an unsafe place and you should not go visit. ये चाइना ने अपने यहाँ पे चलाया ताकि टूरिस्ट वहां जाना बंद कर दें। चाइना हर चीज को यूज करता है अपने डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए। चलिए, यहाँ पे मुझे आपको कुछ कंट्रीज दिखानी है। फर्स्ट थिंग इसकी पैसिफिक आइलैंड में, ठीक है, ये तो हो गया अपना ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया न्यूजीलैंड। एक सेकंड में, ठीक है, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, दिस इज न्यूजीलैंड, दैट इज वन थिंग। बट ओवरऑल आप जो इस पर्टिकुलर कलर में देख रहे हैं, दिस इज नोन एज माइक्रोनेशिया, दिस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशिया एंड दिस इज कॉल्ड एज मेलेनेशिया। सो रिमेंबर, ये जो न्यू गिनी है, जो कि उतना छोटा कंट्री नहीं है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मेलेनेशिया, एंड दिस न्यूजीलैंड, दिस इज पार्ट ऑफ पॉलिनेशिया। ठीक है, याद रखिएगा, पॉलिनेशिया का पार्ट है न्यूजीलैंड, एंड न्यू गिनी इज पार्ट ऑफ मेलेनेशिया। इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं, और ये माइक्रोनेशिया कितना करीब है ताइवान के, राइट। और पलाऊ कहाँ है? जस्ट बाजू में, फिलीपींस के पास। तो इनकी ये जो पलाऊ ने रिकॉग्निशन दे रखा है ताइवान को, यही चाइना को पसंद नहीं आया। तो कुछ मेजर कंट्रीज के नाम याद रख लीजिए यहाँ पे। पलाऊ, मारियाना आइलैंड, मार्शल आइलैंड यूएसए का बेस है, किरिबाती, सोलोमन आइलैंड,
फिजी, ठीक है, इंडियन पॉपुलेशन ही है वहां तो पूरी, ऑलमोस्ट मोर देन 85%। तोंगा, न्यू कैलेडिना, समोआ, कुक आइलैंड, ये आपका यूपीएससी ने सीएपीएफ में पूछा था, कुक आइलैंड, राइट। इसके अलावा मार्क्यूसा आइलैंड, ईस्टर आइलैंड एंड दिस इज हवाई आइलैंड, ठीक है, हवाई भी यूएसए का मिलिट्री बेस है। ऑलराइट, तो आई थिंक वी आर डन विद टुडेज न्यूज एनालिसिस। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। एंड रिमेंबर वन थिंग कि हम लोग मेंस 450 प्रोग्राम को अब थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे, बिकॉज आई हैव मेड अ लिस्ट ऑफ अराउंड 100 टॉपिक्स विच आई वांट टू कवर बिफोर दिस ईयर मेंस। इस बार के मेंस के बच्चों के लिए नहीं कर रहा हूं मैं, बट आई वांट टू शो यू कि क्यों मेंस सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी फॉर मेंस 2025 आल्सो। ओके, वी आर एक्सपेक्टिंग कि इन टॉपिक्स पर मेंस में क्वेश्चन आना चाहिए इस बार। So that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.